हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की वसंत पुस्तक का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया करेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इस लेख में अरविंद कुमार सिंह जी चिट्ठियों की उपयोगिता और महत्व को बता रहे हैं कि प्राचीन समय में चिट्ठियां संचार का साधन हुआ करती थी, अर्थात चिट्ठियों के माध्यम से हम पत्र के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते थे। लेकिन जैसे जैसे संचार के आधुनिक साधनों का विकास हुआ है, वैसे वैसे पत्र जो है वो कम हो गए हैं, लेकिन पत्रों की एक अपना ही महत्व है, अपनी ही उपयोगिता है। इस टॉपिक पर जो अरविंद कुमार जी ने अपने लेख में बताया है, तो चलिए बच्चों इसे स्टार्ट करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। विवाद यानी लड़ाई झगड़ा। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। लेखक ने बताया है अरविंद कुमार जी ने कि पत्र को अलग अलग जो भाषाओं में क्या बोला जाता है। उर्दू में उसे खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी कि भारत में रोज की 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। डाक के द्वारा ही चिट्ठी को एक से दूसरी जगह यानी कि पहुंचाया जाता है। उस चिट्ठी पर जो पता लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, वहां तक पत्र को पहुंचाया जाता है। इन सब से पता चलता है कि पत्रों की आज भी बहुत अहमियत है, अपनी ही उपयोगिता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार में से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक जो हमारे संचार का साधन है वे क्या है, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे हमारे संचार के साधनों का विकास हुआ है। पहिए आए, रेलवे और तार आए, फिर जो है टेलीफोन, वायरलेस, यह सब आए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। मतलब कि हमारी जो पत्र संस्कृति है वह बनी रहे, पूर्ण रूप से समाप्त ना हो, क्योंकि उसकी एक अपनी ही उपयोगिता है। उस उपयोगिता को बनाए रखने के लिए जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें भी पत्र लेखन को जो है आवश्यक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि जो आज के जो हमारे नौनिहाल हैं यानी कि बच्चे जो हैं वह पत्र को लिखना सीखें कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, उनको भी पत्र की उपयोगिता पता हो। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से
16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया, यानी कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, यानी कि पत्रों का आना जाना प्रभावित हुआ। पर देहाती दुनिया यानी कि गांवों में आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। जो देहाती दुनिया यानी कि गांव जो है, वहां पे लोग आज भी चिट्ठियों में विश्वास करते हैं, पत्र की उपयोगिता को समझते हैं और अपना संदेश पत्रों के माध्यम से एक से दूसरी जगह भेजने का जो है फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। इसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पत्र ना लिखा हो या किसी से लिखवाया ना हो, यानी कि पत्रों के बारे में हर किसी को जानकारी है। और जो सैनिक वर्ग है हमारे देश का, वो तो पत्रों के माध्यम से ही अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उनको तो पत्रों का उत्सुकता से इंतजार रहता है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। आज मतलब हमारे देश में इस तरह के भी लोग हैं जो चिट्ठियों को एक याद के रूप में अपने पास संजोकर रखते हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो आज देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अर्थात पहले जो लोग पत्र को संचार के रूप में, संचार व्यवस्था के रूप में जो एक पत्रों का एक महत्व था, उन पत्रों को लोग एक विरासत के रूप में भी सहेज कर रखते थे। जो कि जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर पत्र लिखे थे, जो आज देश के पास, देश के करोड़ों लोगों को जो है उन पत्रों को विरासत के रूप में रखा गया। और जब बाद में उनसे जो संदेश मिले वो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। अगर इसमें यह कहा गया है कि पत्रों की तुलना अगर हम एसएमएस संदेशों से करते हैं तो हम एसएमएस संदेशों को जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे हुए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपने आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। अर्थात जो हमारे देश के बहुत बड़े पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जो कि हमारे समाज को, हमारे भारतवर्ष को, हमारे देश को जो है एक अनूठा संदेश दे गए, वो संदेश हम तक उन पत्रों के माध्यम से ही पहुंचा है। तो इसमें भी पत्रों की एक उपयोगिता दर्शाई गई है कि अगर पत्र ना होते तो वो संदेश हम तक कैसे पहुंचते। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र के रूप में लिखे, आगे चलकर वह महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे।
और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। वे अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ यानी सीधा हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अर्थात महात्मा गांधी के पास रोज बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। पूरी देश से दुनिया से उनके पास पत्र पहुंचते थे और महात्मा गांधी में यह खासियत थी या उनकी विशेषता थी कि उनके पास जितने भी पत्र पहुंचते थे वह सब उन पत्रों का वे जवाब देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। जैसे कि मतलब देश दुनिया से जब लोग उन्हें पत्र भेजते थे और उन्हें जब जवाब में सामने से पत्र आता था, जैसे कि महात्मा गांधी को पत्र लिखे जाते थे और महात्मा गांधी जब उन्हें जवाब में अपने पत्र लिखकर भेजा करते थे तो लोगों को इतनी उनमें रुचि थी, इतना महत्व होता था उन पत्रों का, किसी महापुरुष के द्वारा भेजे हुए पत्रों का, कि लोग उनको एक प्रशस्ति पत्र के रूप में मानते थे और फ्रेम कराकर अपने घरों में रखते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। जो प्रेमचंद हैं उनकी विशेषता बताई गई है कि नए लेखकों को वह बहुत प्रेरणा भरे हुए जवाब देते थे और बहुत मुस्तैद, यानी कि वह मतलब बहुत जो है पत्रों का जवाब वह देते ही देते थे। मतलब उनको ये था कि अगर किसी ने पत्र देना है, उनको किसी के पत्र का जवाब देना है तो वह जरूर देते थे और अब अपने उस पत्र में जो एक संदेश देते थे वह बहुत प्रेरणा भरा हुआ होता था। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रेमचंद, उसी प्रकार से नेहरू, गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र, ये सब बहुत प्रेरक रहे हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच का पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। एक 1915 से 1941 के बीच का जो पत्राचार, जो पत्र के द्वारा जो बातचीत हुई है, उसका पत्राचार का संग्रह भी एक प्रकाशित हुआ है। वह किस नाम से है? महात्मा और कवि, यानी कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है और महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार के माध्यम से जो भी वार्तालाप हुई तो उस पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ जो महात्मा और कवि के नाम से हुआ। इसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार की तमाम उन्नत यानी विकसित साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है, यानी कि चिट्ठी और पत्रों का जो महत्व है वो आज भी बना हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम यानी बीहड़ कठिन जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की झाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का, पत्रों का
की ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। दूर देहात के जो गांव हैं, उनमें जो दूर देहात बहुत दूर दूर जो गांव के लोग रहते हैं, गांव बसे हुए हैं, उनमें जो गरीब घर हैं, लाखों की संख्या में जो गरीब घर है, उनके चूल्हे मनी ऑर्डर यानी डाक व्यवस्था जो है वही मनी ऑर्डर पहुंचाने का भी काम करता है। जो मनी ऑर्डर एक अर्थव्यवस्था यानी कि मनी ऑर्डर के द्वारा वहां उन लोगों तक पैसे पहुंचाए जाते हैं, उन्हीं से उनके घरों में चूल्हे जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी कि इन गरीब बस्तियों में जब वो चिट्ठी या मनी ऑर्डर कोई व्यक्ति लेकर पहुंचता है तो उसे देवदूत यानी कि भगवान का दूत माना जाता है, उसके रूप में देखा जाता है। इसके जो लेखक हैं अरविंद कुमार स्वामी हैं, अरविंद कुमार सिंह। थैंक यू बच्चों। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।